देखिए आज हम बात करेंगे कि भारत के आसपास के जो देश हैं उसमें पिछले 2 से 3 सालों में क्या हो रहा है और उसका कारण क्या है। एक बहुत अच्छी कविता है जिसकी 3 लाइनें हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उसकी आंखों में उजाला है, उसके दिल में जज्बा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। श्रीलंका इन 2022, बांग्लादेश इन 2024, इंडोनेशिया इन अगस्त 2025 एंड नाउ इन नेपाल। पिछले कुछ सालों में एशियन कंट्रीज में यूथ लेड अपराइजिंग्स की भरमार रही है और ये सब ऐसे समय में हो रहा है when headline growth numbers have not resulted in better life for those entering into the labor force. At the same time, the ruling elite and business class seem to be prospered. इंडियन एक्सप्रेस की 14 सितंबर 2025 में एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी इसके बारे में निकला था कि कैसे हमारी जो डेमोग्राफी है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कैसे कैसे डेमोग्राफिक लायबिलिटी में बदलता जा रहा है। ये जो हमारे आसपास सब हो रहा है इसको समझने के लिए और खासकर नेपाल को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि नेपाल में पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ है। नेपाल हैज गॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, अ सीरीज ऑफ अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशंस, जिसमें युवाओं की भागीदारी भी शामिल थी और ये सभी देश को अथॉरिटेरियन राणा रिजीम को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बदलने के प्रयास में थे। 1991 में 1951 में एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन ने 104 साल पुराने राणा ओलिगार्की को उखाड़ फेंका और भारत की मध्यस्थता से नेपाल में राजा त्रिभुवन को सत्ता में बहाल किया। भारत के एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में सक्रिय नेपाली कांग्रेस के सदस्यों ने एंड स्टूडेंट अपराइजिंग लाइक जयंतु संस्कृतम मूवमेंट ऑफ 1947 की आकांक्षाओं पर आधारित इसे नेपाल में लोकतंत्र की सुबह माना गया। हालांकि बाद के वर्षों में पॉलिटिकल इनविजिबिलिटी ने राजा महिंद्रा को अपने हाथों से सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। आफ्टर डिकेड्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की 1990 में नेपाल के राजनीतिक दलों ने विद एन एक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ एक्टिविस्ट पहले जन आंदोलन 1 का नेतृत्व किया। इस आंदोलन ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को बहाल किया, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत हेल्दी संकेत होता है, और नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हुई। हालांकि 1990 के नेपाल के संविधान को डॉक्यूमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज माना गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1990 के नेपाल के संविधान को एक डॉक्यूमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज माना गया, जो हाशिए पर पड़े लोगों की शिकायतों और इन एडुकेसी का समाधान करने में विफल रहा, जिसका फायदा माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 1996 में एक दशक लंबा विद्रोह करने के लिए उसका फायदा उठाया। देखिए 1996 से 2006 तक, यानी कि लगभग एक दशक तक नेपाली युवाओं ने नेपाल में एक दोहरी भूमिका निभाई, क्योंकि ये देखा गया है कि जब जब किसी देश का निर्माण होता है, जब राष्ट्र निर्माण होता है, तो उसमें युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, और वही नेपाल में हुआ। नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा थे उन्होंने जो माओइस्ट मूवमेंट था उसका वहां उन्होंने साथ दिया, और वहीं शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। माओवादी विद्रोह 2006 में दूसरे जन आंदोलन 2 के रूप में चरम पर पहुंचा। वहीं राजनीतिक दलों ने राजशाही के खिलाफ क्रांति शुरू करने के लिए हाथ मिलाया। अब क्या है कि ट्रिगर्ड बाय किंग ज्ञानेंद्र इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट रूल 19 दिनों के विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप 2008 में राजशाही को उखाड़ फेंका गया और नेपाल को एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव रिपब्लिक नेशन घोषित किया गया। However,
a perceived sense of exclusion in the post-revolution political settlements saw Madhesh-based parties and leaders launch their own struggles for greater autonomy and representation. सितंबर 2015 में जब दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया तो मधेश में चल रहे प्रदर्शन और तेज हो गए। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो नेपाल में जो 2025 की जो ये क्रांति आप इसको बोल लीजिए या जन आंदोलन बोल लीजिए या नेपाल में युवाओं का गुस्सा बोल लीजिए, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ करप्शन, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई, जो कि आज एक बहुत बड़ा जरिया है अपनी आवाज उठाने का। और विडंबना ये है कि प्रतिबंध के बाद, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए, तो ये जो छात्रों और नौजवानों का गुस्सा था ये सड़कों पर फैल गया और इस रिवॉल्यूशन को एक अधूरे एजेंडा की निरंतरता के रूप में देखा जाना चाहिए। अब पहले के आंदोलनों की तरह ये भी मोह भंग से उपजा प्रतीत होता है, यानी कि जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए नेपाल में, उससे कहीं ना कहीं युवाओं और नौजवानों का मोह भंग बहुत जल्दी हो गया। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसका डिटेल डिस्कशन में जाएंगे तो घंटा 2 घंटा निकल जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 15 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं। अब क्या है कि देश के नेपाल में जो डेमोक्रेटिक चेंजेस थे, जो बुनियादी सोशियो इकोनॉमिक बदलाव नहीं लाए थे, स्पेशली 2006 के बाद के बदलाव में बढ़ी आबादी की आकांक्षाओं को डिजिटल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन ने एक बड़ा आकार दिया। As the democratic promises of better economic opportunities and improved lifestyle remain unfulfilled across regional and ethnic lines in Nepal, इसके बजाय बड़े पैमाने पर करप्शन, मिसगवर्नेंस और दशकों के राजनीतिक ठहराव ने सेंस ऑफ एक्सक्लूजन और इनजस्टिस को जन्म दिया। दिस हैड मेड अ revolution and inevitability. Since monarchy was abolished in Nepal in 2008, there have been 4 elections, I think, and 14 or 15 prime ministers. अब जो भी नेपाल में जो भी सरकारें थी या जो भी वहां पर शासन कर रहे थे, उन्हें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए था कि एक ऐसे देश जो राजाओं से ऊब चुका है, उन्हें तुरंत राजाओं की तरह व्यवहार करना शुरू नहीं करना चाहिए था। अब क्या है कि देखिए, जिस तरह से हमारे देश में, हम अगर भारत की बात करें तो हमारी लोकतांत्रिक जड़ें इतनी मजबूत हैं। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, ये उनका देश है, तो हमारी तो लोकतांत्रिक जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन जिस तरह से हमें कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसीज और कॉलोनियल गवर्नेंस से पीछा छुटाना मुश्किल हो गया था, ऐसा लगता है कि नेपाल ने भी उन्हें इस विचार को स्वीकार करना मुश्किल लगा कि डेमोक्रेसी शुड नॉट प्रोड्यूस रूलर्स, डेमोक्रेसी शुड नॉट प्रोड्यूस रूलर्स बट सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, जैसे हमारे गिरिराज सिंह जी ने एक अभी बयान दिया कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया वो नमक हराम है। ये थॉट गांधी जी का नहीं था, ये थॉट सरदार पटेल का नहीं था, ये थॉट मौलाना अबुल कलाम आजाद का नहीं था, क्योंकि जो आजादी के हमारे मतवाले थे, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, जो हमारे हीरो थे, उनका तो ये थॉट प्रोसेस था कि जो सत्ता होगी उसको कम से कम अधिकार होंगे और जनता के अधिकारों को मजबूत किया जाएगा। अब चलिए छोड़िए, अभी हम लोग खाली नेपाल, बांग्लादेश और अपने पड़ोसियों तक ही सीमित रहते हैं। देखिए, नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे इतना आकर्षित नहीं करता है। हालांकि बिल्कुल फिक्र होती है कि हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि अगर हमारे राजनेता, अगर हम लोग काठमांडू में जली हुई सरकारें, इमारतों से उठते हुए धुएं को, के संकेतों को सही ढंग से हमको समझना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे अपने प्राचीन और अद्भुत देश को, चीजों को जल्द से जल्द सही किया जाए। जल्द से जल्द सही किया जाए मतलब किन चीजों को? अनएम्प्लॉयमेंट को, जो भी करप्शन सिस्टम में इन्वॉल्व है, वो किसी भी तरह का करप्शन हो, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे यहाँ है। अब क्या हो रहा है
कि ये भी हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडल है उसकी जो टीम है, who have some of them have managed to get their own Nipu babies, important and lucrative position in sports bodies and think tanks। और आयरनी देखिए कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे ज्यादातर लोग हैं भारत में वो अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। अब हमको ये देखना और समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। Sri young people revolted against a corrupt political arrangement. Bangladesh exploded. Why? Because of an autocrat who refused to allow fair elections. Why Nepal has exploded? Because young people got fed up with being destitute and desperate, while their elected leaders allowed their Nepo kids to buy designer clothes, gems and jewelries and flaunt them. साल 2004 में नेपाल वॉज रैंक्ड 107 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रैंकिंग। वही बांग्लादेश 151 नंबर पर था, श्रीलंका 121 नंबर पर था और इंडोनेशिया 99 पर था। तो जो हाई लेवल करप्शन और लैक ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इन देशों में चल रही है, उसकी वजह से जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उनके यहाँ, हालांकि बांग्लादेश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बट जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी दैट वाज नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द यूथ वाज सफरिंग इन पर्टिकुलर, जबकि ये सारे देश पॉपुलेशन के हिसाब से काफी यंग है। अब आप देखिए कि किसी भी देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है उसको हमको ठीक से देखना चाहिए। आज की तारीख में नेपाल इज अ यंग कंट्री और उसकी जो एवरेज एज है वो 25 साल है। बांग्लादेश की जो एवरेज एज है वो करीब 26 साल है, और ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और इंडोनेशिया की जो एवरेज एज है 30 साल है, श्रीलंका की 32 साल है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि कंपैरेटिवली जो दुनिया भर के जो देश हैं उसमें जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। बट क्या हम हमारा जो ये हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्या उसको अच्छी तरह से हम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? क्या ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी तो नहीं बनता जा रहा है? मुझे लगता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स निंजा जनरेशन, नो इनकम नो जॉब। तो जब अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो यूथ है उसके अंदर एक अनरेस्ट पैदा होगा। अब क्या है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी जून 2025 में क्या कहा था कि अर्बन एशिया में ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मिलियन ऑफ यूथ्स के लिए नौकरी का एंट्री पॉइंट हुआ करते थे। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैकेनाइज्ड हो गया है, तो इन सेक्टर्स में नौकरी के ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गए हैं। द एवरेज कार फैक्ट्री, ये मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से बता रहा हूँ, the average car factory today employs around 15% of the workforce it needed 25 years ago। यानी कि आज से 25 साल पहले अगर एवरेज कार फैक्ट्री में अगर 100 लोग काम करते थे तो आज वो 15 कर रहे हैं। और लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक ने ये चेतावनी दी थी कि साउथ एशिया एक ऐसे रास्ते पर है दैट रिस्क स्क्वांडरिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ग्रोथ। अब आप अगर देखिए कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करिए कि कंट्री वाइज कि किस कंट्री में कितना यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इंडोनेशिया में जो आज की तारीख में अनरेस्ट चल रहा है, अगर उसका 2024 में अगर आप उसकी एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिएगा तो दैट वाज 4.91%, व्हाइल इट्स यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज अराउंड 16%। बांग्लादेश का जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो करीब 3.5% था, जो कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ज्यादा लगभग 10% के आसपास था। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि आज दुनिया भर में लगभग 200 देश हैं, लगभग उसमें से 147 देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में जो इतने उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है? कौन लोग हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गुस्सा है? जब हम इन सब की वजहों में जाएंगे जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कि हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। नेपाल की बात अगर हम करेंगे तो आप देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रांस, वहां पर जनता का गुस्सा वहां की सरकार पर है। बांग्लादेश का हमने आपको जिक्र किया, श्रीलंका में हमने आपका जिक्र किया, और ये तमाम चीजें जो हैं ये जो हो रही हैं इसके पीछे, मतलब मैंने आपको फ्रांस का जिक्र किया,
बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनका जिक्र किया। तो बेसिकली इन सब के पीछे की अगर आप वजह को देखिएगा तो मेन वजह ये है कि जो इन देशों में करप्शन है, जो इन देशों का जो यूथ है उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, पढ़ने लिखने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है, और अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो नौजवान हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही है। तो वो एक टीवी सीरियल है, उसमें एक उसकी पंच लाइन है ना, आता है ना कि सबक एक को सीख हम सबको। तो मुझे लगता है कि जो भी ये नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, फ्रांस में, इंडोनेशिया में और तमाम ये जो दुनिया के देशों में हो रहा है, इससे पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। सबक ये लेना चाहिए कि अगर इनकम इनइक्वलिटी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्रोनी कैपिटलिज्म अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, उसको एड्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे। गांधी जी ने कहा था ना कि हमको जनता के हाथों को मजबूत करना चाहिए, सत्ता जो है वो जनता की सेवा में लगानी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज साउथ एशियन कंट्रीज में और अप टू सम एक्सटेंट हमारे यहाँ भी सरकार जो लेजिस्लेशन ला रही है उसमें जनता के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है और सरकार को अधिकतम पावर दी जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन, खासकर युवाओं के बीच में एक फ्रस्ट्रेशन होता है। अब आप देखिए कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से अगर हम अपने देश की बात करें तो जो टॉप 10% हैं वो देश की मैक्सिमम जो नेशनल इनकम है उसके ऊपर कब्जा है। जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो टॉप 10-15% है वो लोग कब्जा किए हुए हैं। लेकिन जो जीएसटी दे रहे थे वो 65% जीएसटी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय होम, बाय बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि कंट्री की जो ग्रोथ है उसमें बॉटम 50% वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मलाई काट रहे हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, उनका राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूशन कितना है ये इससे ही समझ में आता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो बहुत सारी चीजें, इश्यूज हैं किसी भी देश में, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो एड्रेस करने वाली चीज है वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जब तक कि हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं एड्रेस करेंगे तब तक के किसी भी देश का जो है वो राष्ट्र निर्माण होना एक उसका बड़ी दूर की कौड़ी लगती है। अब आप देखिए कि क्या है, मैं आपको छोटा सा डेटा बताता हूं कि अगर हम अपने देश की बात करें, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग कि भारत की जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। दुनिया भारत की तरफ देखती है, ये हमारा इतिहास रहा है। लेकिन आज हमारे देश के लगभग 92 करोड़ अडल्ट पॉपुलेशन में 46 करोड़ के पास मात्र 15% इनकम शेयर है। वहीं देश के लगभग 92 लाख लोगों के पास 23% इनकम शेयर है। मतलब 92 लाख लोगों के पास जो इनकम शेयर है वो 23% है, और 92 आउट ऑफ 92 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन और लगभग 50 करोड़ के पास मात्र 15% नेशनल इनकम है। तो ये जो बढ़ती हुई खाई है अमीर और गरीब की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम कोई भी सरकार हो उसको मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी उसको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी अगर आप देखिए कि जो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जैसे हम ही बोलते हैं कि ये वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन वो ग्रोथ हमारी इंक्लूसिव है कि नहीं है, उस ग्रोथ का फायदा पायदान पे खड़े आखिरी आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।